ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मनी मेजरमेंट। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट का क्या मतलब है? द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट दैट ओनली those transactions and happening in that organization which can be expressed in the term of money, such as sale of goods, payment of expenses and receipts of income etc, are to be recorded in the book of accounts। मैंने ये रूल आपको बताया था ना शुरुआत में कि केवल वही ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में रिकॉर्ड की जाती हैं जिनको आप किस में एक्सप्रेस कर सकते हो? मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो। किसमें एक्सप्रेस कर सकते हो? मनी में। तो जिन ट्रांजेक्शन्स को आप मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उन ट्रांजेक्शन्स को आप बिजनेस में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। All such transactions are happening which cannot be expressed in the monetary term, for example appointment of manager, capabilities of human resources, creativity of research department, image of organization among people, they generally do not find a place in the accounting record of firm। यानी फर्म के अंदर केवल उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनकी मनी वैल्यू है। आपके एफर्ट्स की, आपके सोच की, आपके इंटेलिजेंस की कोई वैल्यू नहीं होती फर्म के अंदर। ठीक है, another important aspects of concept of money measurement is that records of transactions are to be kept not in the physical units but in a monetary unit। अब ध्यान रखना, जो भी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं बिजनेस के अंदर वो मॉनेटरी यूनिट में की जाती है, यानी उनका नाम होना चाहिए। यानी आप ऐसे नहीं लिख सकते लैंड की मेजरमेंट 2 एकड़, ऐसे नहीं लिख सकते आप उसका अमाउंट लिखोगे। ठीक है, कि कितने की है वो? 10 करोड़ रुपीस की है मेरी बिल्डिंग, है ना, 2 करोड़ रुपीस की मेरी बिल्डिंग है, 1 करोड़ रुपीस की मेरी बिल्डिंग है, ऐसे नहीं लिख सकते। आई हैव फोर इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर, ओके, ऐसे नहीं लिख सकते आप। ठीक है, आई हैव 2 रूम सेट, ऐसे नहीं लिख सकते आप उसकी वैल्यूज लिखोगे, बिल्डिंग डाल के लिखोगे और फिर लिखोगे 40 लाख, समझ गए? आप उसकी वैल्यूज लिखोगे। These assets are expressed in the different units, so cannot be added to give any meaningful information total in the business। तो कैसे एक्सप्रेस की जानी चाहिए? ये मनी की टर्म में एक्सप्रेस की जानी चाहिए। अलग अलग टर्म में एक्सप्रेस करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो देखो इसमें लिखा है ना 3 करोड़, है ना, देखो इसमें लिखा है द टोटल एसेट्स ऑफ एंटरप्राइजेस आर वैल्यूड 3 करोड़ 59 लाख। सिमिलरली ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स को रुपीज में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस मॉनेटरी टर्म के अंदर क्या बताया गया है? सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनको मॉनेटरी टर्म में लिखा जाता है, उनको फिजिकल यूनिट में नहीं लिखा जाता। समझ आया कि नहीं समझ आया ये वाला टॉपिक आपको? नेक्स्ट है आपका गोइंग कंसर्न। क्या है? अब गोइंग कंसर्न में क्या है? गोइंग कंसर्न में क्या होता है? एज्यूम दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट द ऑपरेशन एड। अब गोइंग कंसर्न में हम ये मानते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, इनडेफिनेटली ऑपरेशन रहेगा उसका। अच्छा, कभी कोई क्या ऐसा फ्यूचर को देखकर क्या कोई ऐसे बिजनेस करता है? मैं कह रहा हूँ, क्या कोई इंसान कभी ऐसे बिजनेस करता है कि उसका बिजनेस फ्यूचर में बंद हो जाएगा ये सोचकर? बताओ। तो क्या होता है, इसीलिए हम कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी बिजनेस जो होता है हमेशा कंटिन्यू रहेगा, यही सोचकर हम बिजनेस करते हैं। ठीक है, वो इनडेफिनेटली ऑपरेशन में रहेगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेगा। ठीक है, फ्यूचर तक, यही सोचकर बिजनेस किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये एग्जम्पशंस है अकाउंटिंग की कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। क्या? An assets may be defined as a bundle of service. When we purchase an assets, for example, a personal computer, 50,000. What are you buying really is the service of computer that we shall be getting over its estimate lifespan, 5 years. It will not be fair to charge the whole amount of 50,000 for the revenue of year इन विच द एसेट्स इज परचेज। अब देखो, जब आप मान लीजिए वो खरीदते हो, एक आपने लैपटॉप खरीदा 50,000 का, तो अब ये मान के चलते हो ना कि कम से कम वो 5 साल तक चलेगा, है ना, और 5 साल तक आप उस 50,000 को रिकवर कर लोगे अपने बिजनेस में उसे यूज करके, है ना।
आप ऐसा तो नहीं सोचते कि आज आपने कंप्यूटर खरीदा और आज ही वो आपको 60,000 का रिवेन्यू दे देगा और 10,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं सोचते ना। तो बिजनेस के अंदर जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो ये सोचकर किया जाता है कि हम इस बिजनेस को कंटिन्यू रन करेंगे और लंबे टाइम तक रन करेंगे और इसका जो रिवेन्यू है वो लॉन्ग टर्म तक लेते रहेंगे, यही सोच के बिजनेस किया जाता है ना। A part of assets which has been consumed and used during the period should be charged for the revenue that period. The exemptions regarding the continuity of business allow us to charge from the revenue or period only that part of assets which has been as consumed and used to earn that revenue. तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमने चीज जिस टाइम पर खरीदी है, कंज्यूम करी है, उसी टाइम पर हम उसका रिवेन्यू कंज्यूम, यानी जितने टाइम तक वो चीज कंज्यूम होती रहेगी उतने टाइम तक हम उसका रिवेन्यू लेते रहेंगे, ठीक है। तो हर एक एसेट्स की अपनी एक एस्टिमेट लाइफ होती है। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी और एक मशीन की जो लाइफ है वो मान लीजिए 5 ईयर है, तो आप ये मान के चलोगे कि 5 ईयर तक आप उसका रिवेन्यू लेते रहोगे, है ना। तो एक लॉन्ग टर्म तक पीरियड होता है, वो कंटिन्यू रन में रहेगी, ये चीज होता है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि जब हम बिजनेस अपना कंटिन्यू करते हैं तो हमारी एक एग्जम्पशंस रहती है कि इनफाइनाइटली पीरियड तक वो ऑपरेशन में रहेगा, ठीक है। ये मेन चीज है इसके अंदर। तो गोइंग कंसर्न आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। जैसे इसमें लिखा है वी मे चार्ज 10,000 फॉर एवरी ईयर ऑफ 5,000, ऐसा हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अब जैसे आपने जैसे लैपटॉप खरीदा था 50,000 का और वो आपने खरीदा था 5 ईयर्स के लिए, तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाओगे, हर साल आप 10,000 रुपए दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ना कि 50,000 रुपए का लॉस दिखाओगे, समझ गए। कैसे करोगे, कैसे दिखाओगे, अगर आप 5 साल तक उसे यूज कर रहे हो तो उसे 5 साल तक दिखाओगे 10,000 तक, लेकिन आपने एक ही साल में उसको कंज्यूम करके रिवेन्यू जनरेट करके खत्म कर दिया तो आप एक ही साल में दिखाओगे 50,000। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि आज हमने मशीन खरीदी 1 लाख की और उसे आज के अकाउंट में ही दिखा दिया 1 लाख रुपए और फिर कल हम उसे यूज नहीं करेंगे, ऐसा होता है कभी। इसीलिए मशीनरी की वैल्यू को भी हम धीरे धीरे खत्म करते हैं। डेप्रिसिएशन वर्ड सुना है आपने, जब हम मशीनरी यूज करते हैं तो उस पर हम धीरे धीरे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और एक टाइम के बाद मशीनरी की वैल्यू जीरो हो जाती है हमारी नजरों में, बुक वैल्यू जीरो हो जाती है, मार्केट वैल्यू में भी हो सकता है कुछ हो उसकी, ठीक है, लेकिन बुक वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये था आपका गोइंग कॉन्सेप्ट, समझ आया।